आज बात करते हैं इतिहास के एक बहुत ही अनोखे चैप्टर की। एक ऐसी कहानी जहां गुलाम सुल्तान बन गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले सबसे पहले राजवंश गुलाम वंश की। और इसकी शुरुआत भाई वाकई में हैरान करने वाली है। सोचिए, एक गुलाम सुल्तान कैसे बन सकता है? मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास अपनी आज़ादी तक नहीं, वो दिल्ली के तख्त पर कैसे बैठ गया? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले देखेंगे कि इस वंश की नींव कैसे पड़ी, फिर इल्तुतमिश को जानेंगे जिसे सल्तनत का असली निर्माता कहते हैं। उसके बाद रज़िया सुल्तान की कहानी, बलबन की सख्त पॉलिसी और आखिर में देखेंगे कि इस वंश का अंत कैसे हुआ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, एकदम शुरू से। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। अब ऐबक था तो मोहम्मद गौरी का गुलाम, पर वो कोई मामूली गुलाम नहीं था। उस दौर में एक खास तरह के गुलाम होते थे जिन्हें फारसी में बंदगान कहते थे। ये वो गुलाम थे जिन्हें घर के काम के लिए नहीं बल्कि खास तौर पर मिलिट्री सर्विस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खरीदा और ट्रेन किया जाता था। ये अपने मालिक के सबसे काबिल और भरोसेमंद लोग होते थे। ऐबक का राज ज्यादा लंबा नहीं चला। 24 जून 1206 को वो सुल्तान तो बना, लेकिन बस 4 साल बाद 1210 में चौगान खेलते हुए, जिसे आज हम पोलो कहते हैं, घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। लेकिन अपने इस छोटे से कार्यकाल में भी ऐबक ने काफी कुछ किया। दिल्ली की मशहूर कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन उसी ने शुरू करवाया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई। उसकी राजधानी लाहौर थी और वो इतना दानी था कि लोग उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहते थे। तो ऐबक ने तो नींव डाल दी, लेकिन सल्तनत की इमारत को असल में खड़ा किया उसके बाद आने वाले शासक ने। अब कहानी में एंट्री होती है इल्तुतमिश। अब यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट है। इल्तुतमिश भी ऐबक का ही गुलाम था, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर वो ऐबक का दामाद बन गया। और ऐबक के मरने के बाद उसने 1211 में ऐबक के बेटे को हराकर दिल्ली की गद्दी अपने नाम कर ली। पता है, कई इतिहासकार इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सल्तनत को एक शक्ल दी। कुतुब मीनार का काम उसी ने पूरा करवाया, सल्तनत के अपने सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाए, इक्ता सिस्टम जैसा एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा खड़ा किया। और तो और तुर्कान ने चहलगानी यानी अपने 40 सबसे वफादार सरदारों की एक टीम बनाई। और हाँ, सबसे बड़ा काम, राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आया। और सबसे बड़ी बात, 1229 में उसे बगदाद के खलीफा से एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला। इस एक चीज ने दिल्ली सल्तनत को इस्लामिक दुनिया में एक लीगल पहचान दे दी और इल्तुतमिश का शासन पूरी तरह लेजिटिमेट हो गया। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत ने वो देखा जो भारतीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। सत्ता एक महिला के हाथ में आई। इल्तुतमिश ने अपने बेटों को इस लायक नहीं समझा कि वो सल्तनत संभाल सकें, तो उसने एक बहुत ही दहाड़ फैसला लिया और अपनी बेटी रज़िया को अपना वारिस घोषित कर दिया। उस जमाने में ये एक इंकलाब से कम नहीं था। लेकिन जो तुर्क अमीर और सरदार थे, उन्हें एक औरत का हुक्म मानना बिल्कुल गवारा नहीं था। रज़िया का मर्दों की तरह कपड़े पहनना, खुले दरबार में आना जाना, ये सब उन्हें चुभता था। बस फिर क्या था, उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो गईं। और इन्हीं साजिशों और विद्रोहों की वजह से रज़िया ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाई। उसका शासन सिर्फ 4 साल चला और 1240 में उसकी हत्या कर दी गई। रज़िया के बाद कुछ कमज़ोर सुल्तान आए, जिससे सल्तनत में उथल-पुथल मच गई। फिर तख्त पर बैठा एक ऐसा सुल्तान जो अपनी सख्ती और डिसिप्लिन के लिए जाना गया। उसका नाम था बलबन। अब यहाँ देखिए, पावर का खेल कितना दिलचस्प है। याद है वो तुर्काने चिल्हलगानी, वो 40 सरदारों का ग्रुप जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था? मजे की बात यह है कि बलबन खुद उसी ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन सुल्तान बनते ही उसका सबसे पहला काम था उसी ग्रुप को जड़ से उखाड़ फेंकना, क्योंकि वो जानता था कि सुल्तान को असली चुनौती यही लोग दे सकते हैं। बलबन ने अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए एक बेहद क्रूर पॉलिसी अपनाई, जिसे इतिहास में लौ एवं रक्त की नीति कहते हैं। मतलब सीधा था, या तो बात मानो या फिर तलवार का सामना करो, कोई बीच का रास्ता नहीं। सुल्तान की हैसियत सबसे ऊपर है, ये साबित करने के लिए बलबन ने दरबार में कुछ ईरानी रस्में शुरू की।
जैसे सिजदा यानी सुल्तान के सामने घुटनों के बल झुकना और पैबोस यानी सुल्तान के पैर चूमना। मकसद साफ था, ये दिखाना कि सुल्तान कोई आम इंसान नहीं बल्कि धरती पर खुदा की परछाई है। बलबन की नीतियां भले ही कठोर थीं, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये था कि उसने उस दौर के सबसे बड़े खतरे मंगोलों के हमलों से दिल्ली सल्तनत को महफूज रखा। बलबन के बाद गुलाम वंश का मजबूत खंबा ढह गया। सल्तनत एक बार फिर कमजोर हो गई और अपने अंत की तरफ बढ़ने लगी। बलबन के वारिस नाकारा साबित हुए और देखते ही देखते इस वंश का आखिरी सुल्तान बना शमसुद्दीन केयूमर्स, और उसी के साथ गुलाम वंश का दौर खत्म हो गया। तो कहानी तो यहाँ खत्म होती है, पर एक सवाल छोड़ जाती है ना ये कमाल की बात, कि वो लोग जिन्हें गुलाम बनाकर लाया गया था, उन्होंने ही दिल्ली में एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाल दी जो सदियों तक चला। ये कहानी हमें सत्ता, काबिलियत और किस्मत के बारे में क्या सिखाती है? सोचने वाली बात है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।